हाय। सो आज हम करने वाले हैं बैटल ऑफ प्लासी। बट बैटल ऑफ प्लासी को करने से पहले हम थोड़ा सा ये जानेंगे कि बैटल ऑफ सॉली में क्या हुआ था। ऑफ कोर्स ये पहले वाले सेशन में लेक्चर में कवर कर रखा है, बट हम थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेंगे कि इसके आउटकम्स क्या क्या थे। अगर हम आउटकम्स देखें तो आउटकम्स तो काफी सारे थे, लेकिन अगर हम इसको बहुत बेसिक एक्सट्रीम बेसिक लेवल में या फिर कुछ लाइंस में अगर इसको एक्सप्लेन करना चाहें तो हम इस तरीके से कह सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस पोर्टुगल, एंड देन इन दोनों के बीच में लड़ाई हुई थी। दे हैड एनिमिटी विद ईच अदर, राइट। सो कहीं ना कहीं ईस्ट इंडिया कंपनी और पोर्टुगल्स ऑफ कोर्स पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रांग थे, बट ये एक छोटी सी नेवल वॉर हुई इनके बीच में, और उसके बाद एज अ रिजल्ट ईस्ट इंडिया कंपनी वन। सो एंड आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड, मुगल एम्परर जो मुगल एम्परर थे उस टाइम के, जो इंडिया के मुगल एम्परर थे, जहांगीर, उन्होंने एक फरमान इशू कर दिया। फरमान यानी कि कोई भी अकॉर्ड, राइट। अकॉर्ड मीन्स जहाँ पे कुछ बिलीव्स, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस मेंशन किए होते हैं, या फिर रूल्स एंड रेगुलेशंस बोल सकते हो आप, या फिर ये बोल सकते हो कि सम रूल्स एंड रेगुलेशन बेस्ड ऑन सम प्रिंसिपल्स, बिलीव्स, राइट। तो उसके बेसिस में वो रूल्स बनाए हुए होते हैं, उसको फरमान बोलते थे। एंड उन्होंने जो फरमान इशू किया वो था, दैट वाज फॉर ईस्ट इंडिया कंपनी। एंड व्हाट वाज दैट वो ट्रेड कर सकते हैं इंडिया में, इंडियन टेरिटरी में वो ट्रेड कर सकते हैं। दे हैव फुल लिबर्टी टू डू ट्रेड इन इंडिया। तो ये इस तरीके से बैटल ऑफ स्वाली उनके लिए सक्सेसफुल रही, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस तरीके से एंटर किया, राइट। और फर्स्ट उनकी जो फैक्ट्री थी वो थी सूरत में 1612 में, राइट। एंड 1612 में उनकी जो फैक्ट्री थी वो सूरत में उन्होंने स्टैब्लिश करी। मद्रास फैक्ट्री उनकी स्टैब्लिश हुई 1639 में। एंड देन ग्रेजुअली बॉम्बे, ऑफ कोर्स बहुत सारी फैक्ट्रीज उन्होंने स्टैब्लिश करी थी, बट ये मेजर फैक्ट्रीज हैं जो उन्होंने स्टैब्लिश करी थी, राइट। सो बॉम्बे, जो कि अभी हम जिसको मुंबई बोलते हैं, 1668 में उन्होंने स्टैब्लिश करी थी। कैलकाटा, कोलकाता में उन्होंने 1670 में स्टैब्लिश करी थी। तो इस तरीके से ग्रेजुअली वो इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में अपने आप को इस्टेब्लिश कर रहे थे, अपनी फैक्ट्रीज को इस्टेब्लिश कर रहे थे, राइट। एंड उन्होंने बहुत सारे कमोडिटीज में वो ट्रेड करते थे, राइट। सो अप, अपने कंट्री से, यानी कि ब्रिटेन से, वो कॉफी, पर्शियन हॉर्सेस को इंपोर्ट करते थे, यानी कि इंडिया में पर्शियन हॉर्सेस और कॉफी को वो लेकर आते थे अपने देश से, एंड एक्सपोर्ट करते थे, यानी कि इंडिया से बाहर जिस पे ट्रेड करते हैं। ऑफ कोर्स मैंने कुछ चीजें मेंशन की है, बट ज्यादा चीजें थी ऑफ कोर्स, राइट। अगर मैं साउथ इंडिया की बात करूँ तो वहाँ पे स्पाइसेस होते हैं, तो दे वर ट्रेडिंग इन स्पाइसेस, ओपियम, एंड लॉट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ कमोडिटीज वर इन्वॉल्व, है ना। अलग अलग तरीके की कमोडिटीज इन्वॉल्व थी, सिर्फ यही नहीं। ये तो मैंने सिर्फ कुछ कुछ मेंशन कर दिए, लाइक कॉटन, कॉटन सिल्क, सॉल्ट पीटर एक तरीके से ऐसा कंपोनेंट है जो कि गन पाउडर बनाने में काम आता है, राइट। यानी कि उनको उसकी काफी जरूरत थी, और इंडिया में काफी अबंडेंट रिसोर्स था सॉल्ट पीटर, राइट। सो इसलिए उन्होंने इंडिया को इस चीज के लिए चूज किया। एंड जैसे कि मैंने पुराने सेशंस में भी आपको बताया है कि उनके बहुत सारे मर्चेंट्स, हम स्पाई तो नहीं बोलेंगे, बट उनके बहुत सारे मर्चेंट्स इंडिया आते थे और अरेस्ट भी हुए वो। लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने इंडिया को एक्सप्लोर करा हुआ था पहले ही, एंड उन्होंने इस तरीके की इंफॉर्मेशन ब्रिटेन में दी कि वो इंडिया को रिसोर्सेज के मामले में एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, एंड दे कैन डू ट्रेड ओवर देयर, राइट। सो इस तरीके से चीजें हुई। एंड उन्होंने कई तरीके की, जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि उन्होंने बहुत सारी फैक्ट्रीज बिल्डअप करी थी। और फैक्ट्रीज में बिल्डअप तो कर दी थी, लेकिन एट द सेम टाइम आपको ये माइंड में रखना पड़ेगा कि फैक्ट्रीज के साथ साथ ही उन्होंने फोर्ट्स यानी कि किले बनाए थे। तो वो किले अगर हम देखें तो ये बहुत मेजर लेवल पे उन्होंने ये काम शुरू किया था, और उन्होंने कम से कम बनाए थे 23 फोर्ट्स, जिसको हम दूसरी भाषा में फैक्ट्रीज, देखो फोर्ट अलग होता है वैसे तो, फैक्ट्रीज अलग है, बट कहीं ना कहीं वो फैक्ट्रीज फोर्ट को यूज करते थे फैक्ट्रीज की तरह, मतलब यानी कि इन फोर्ट्स में दे यूज टू स्टोर गुड्स, अपने गुड्स को, कमोडिटीज को वो स्टोर करते थे। मतलब उनका जो मेजर रोल था फोर्ट्स को बनाने का वो यही था कि वो उनको कहीं ना कहीं वेयर हाउस की तरह यूज करना चाह रहे थे, राइट। सो इस तरीके से उन्होंने फोर्टिफिकेशन स्टार्ट कर दिया। एंड बंगाल में, अगर हम बंगाल की बात करें तो फोर्ट विलियम वाज द वन जो आप ये देख रहे हो फर्स्ट पिक्चर में। एंड देन वी हैव मद्रास,
Fort St. George, and then we have Bombay Castle, right? This is Bombay Castle. ये just उसका एक portion है, right? So दैट्स हाउ दे वर डूइंग फोर्टिफिकेशन, राइट? अलग अलग लेवल पे जाके वो फोर्ट बनाने लगे, राइट? और इस तरीके से उन्होंने मतलब अपना काम शुरू कर दिया था। ऑफ कोर्स वो तो नेचुरल सी बात है कि अगर उन्होंने कहीं ना कहीं उन्होंने सोचा है कि वो ट्रेड करेंगे तो वो अपने कंट्री के बेनिफिट के लिए, अपने बेनिफिट के लिए ये सब तो करेंगे, राइट? तो इस तरीके से फोर्टिफिकेशन उन्होंने स्टार्ट किया। और लेट्स सी कि इसका इम्पैक्ट आगे बैटल ऑफ प्लासी में कैसे पड़ा, राइट? क्योंकि बैटल ऑफ प्लासी में इसका बहुत बड़ा रोल है, मतलब फोर्ट्स का, कि किस तरीके से उन्होंने फोर्ट्स बनाए और उसके बाद फिर किस तरीके से उन्होंने मतलब चीजें करी, अपने फोर्ट्स को प्रोटेक्ट करना स्टार्ट करा। और इस तरीके से ग्रेजुअली चीजें होती गई, इवेंट्स होते गए, और एज अ रिजल्ट बैटल ऑफ प्लासी हो गया, राइट? सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस फर्दर, इसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं। सो बैटल ऑफ प्लासी, टू अंडरस्टैंड बैटल ऑफ प्लासी वी शुड अंडरस्टैंड मुगल डायनेस्टी इन इंडिया। देखो, बैटल ऑफ प्लासी तो हम पढ़ लेंगे, लेकिन उससे पहले हमें ये समझना है कि मुगल डायनेस्टी किस तरीके से मतलब इंडिया में पहले से ही थी। मुगल एम्पायर जो था, मुगल्स जो थे वो इंडिया में पहले से ही थे, ठीक है? कितनी सारी जनरेशन्स इंडिया में पहले से थी। तो अगर हम बहुत आसान भाषा में भी बोले तो आप ये, वैसे तो ये चार्ट दिया हुआ है कि किस तरीके से इनका फैमिली ट्री, एक एक तरीके से आप कह सकते हो कि बाबर बाबर का फैमिली ट्री है ये, राइट? फैमिली ट्री यानी कि उन्होंने उनकी जितनी भी आने वाली जो पीढ़ियां थी उन्होंने सबने रूल किया इंडिया को, राइट? सो बाबर एंड हिज सन वाज हुमायूं, हुमायूं सन वाज अकबर, एंड अकबर सन वाज जहांगीर। सो अब मैंने यहाँ पे सिर्फ सिंपली मेंशन कर रखा है, बट अगर आपको सारी डेट्स देखनी है, लाइक कौन से ईयर से उन्होंने रूल करना स्टार्ट किया था, तो यू विल सी दैट दे बाबर स्टार्टेड रूलिंग फ्रॉम 1526 टू 1530, एंड देन हिज सन स्टार्टेड रूलिंग, राइट? तो इस तरीके से उन्होंने रूल किया, एंड देन अकबर, और बीच बीच में छोटे मोटे अटैक्स होते रहे, राइट? और उसके बाद आप देख सकते हैं जहांगीर, एंड उनके पास शाहजहां एंड औरंगजेब, राइट? तो इस तरीके से सिलसिला चलता रहा, राइट? सो मूविंग ऑन। अब एक और चीज आप इसमें ध्यान देने वाली है कि बैटल ऑफ प्लासी यहाँ पे जो मेंशन किया हुआ है, आप देख सकते हो, ये 23 जून 1757 से शुरू हुआ था, राइट? एंड आप देखो इधर पे इस ड्यूरेशन में उसने ये स्टार्ट हुआ था। एंड हाउ दे लैंडेड मींस ये कहीं ना कहीं इतने इतने लंबे स्ट्रेच तक इन्होंने गवर्न किया था इंडिया को, यू कैन जस्ट इमेजिन, राइट? मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। सो आई जस्ट गो बैक टू प्रीवियस स्लाइड। तो हम कहीं ना कहीं पढ़ने वाले हैं कि जहांगीर ने कैसे स्टार्ट किया था, मीन्स अभी हम बाबर, हुमायूं, अकबर ने क्या किया हम वो नहीं करेंगे, बिकॉज उतना ज्यादा ईस्ट इंडिया कंपनी का इंटरफेरेंस तब नहीं था। तब पोर्टुगल्स का था इंटरफेरेंस, और या फिर आप कह सकते हो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का इंटरफेरेंस था। तो इस वजह से उस पॉइंट ऑफ टाइम में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी तो नहीं थी, इसलिए हम बाबर, हुमायूं और अकबर के बाबर, हुमायूं और अकबर के बारे में अभी ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, राइट? सो अगर हम जहांगीर की बात करें, लेट मी जस्ट गो अहेड। तो जहांगीर जो थे वो फोर्थ मुगल एम्परर थे, जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले वो फैमिली ट्री देखा है। वो फोर्थ मुगल एम्परर थे 1605 में उन्होंने, लेट मी जस्ट गो बैक, आई जस्ट शो यू। 1605 में उन्होंने शुरू किया था, मतलब वो कहीं ना कहीं उस टाइम पे किंग बने थे, राइट? ही स्टार्टेड हिज रेन, एंड देन इस तरीके से उन्होंने शुरू किया था, एंड देन इन 1618, नाउ वी विल जस्ट कंटिन्यू दिस, राइट? बट अगर हम उनके बाद उनकी अगर ट्रेड प्रैक्टिसेस की बात करें, जैसे कि जहांगीर जो थे उस पॉइंट ऑफ टाइम में जब वो चौथे मुगल एम्परर थे, उस पॉइंट ऑफ टाइम में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, उस उन्होंने कहीं ना कहीं वो ट्राई कर रहे थे, मतलब इंडिया में वो ट्राई कर रहे थे क्या, कि कहीं ना कहीं हम पूरे इंडिया को कवर कर लें, राइट? धीरे धीरे तो वो हर चीज स्टार्ट कर ही रहे थे अपना ट्रेड, बट अपनी ट्रेड प्रैक्टिसेस को वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में अलग अलग लोकेशंस पे स्टार्ट कर रहे थे, राइट? तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम क्या हुआ, चलो ठीक है वो तो उन्होंने स्टार्ट कर दिया, बट एट द सेम टाइम थॉमस रो, जैसे कि हमने अभी थोड़ी देर कुछ एक सेशन पहले पढ़ा था, थॉमस रो जो थे, उन्होंने, जो कि एक ब्रिटेन के डिप्लोमैट थे, ब्रिटेन के डिप्लोमैट थे, राइट? तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने उनको मनाने की कोशिश करी, किसको, जहांगीर को। ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, राइट? उन्होंने जहांगीर को मनाने की कोशिश करी,
कि किसी तरीके से मतलब वो उनको अलाउ कर दे अलग अलग जगह ट्रेड करना एंड ऑल, राइट? सो एंड देन इन 1618, जैसे कि यहाँ पे मेंशन किया है, इन ईस्ट इंडिया कंपनी गॉट परमिशन टू ट्रेड इन गुजरात टू, राइट? अब इसके बीच में क्या हुआ था? बैटल ऑफ स्वाली हुई थी। बैटल ऑफ स्वाली, तो ये हुआ था 1612 में, राइट? तो जैसे 1612 में बैटल ऑफ स्वाली हुआ, थॉमस टू ने यहाँ पे जहांगीर को कहीं ना कहीं गिफ्ट देना स्टार्ट कर दिया, एंड देन फिर क्या हुआ? 1618 तक उनको 1618-19 तक उनको परमिशन मिल गई थी कि गुजरात से वो अपना ट्रेड शुरू कर दे। 1647 आते आते, राइट, 1647 आते आते क्या हुआ? उन्होंने 23 फैक्ट्रीज इंडिया में सेटअप कर चुके थे, बट इसके ये इन बिटवीन जो इयर्स थे वो उसका क्या होगा, राइट? लेट्स अंडरस्टैंड दैट इन डेप्थ, राइट? सो अब समझते हैं इसके बाद उन्होंने क्या किया, इसको हम बाद में देखेंगे, राइट? सो उसके बाद दूसरे किंग्स भी आए, राइट, जैसे कि शाहजहां, राइट? क्योंकि अभी मैंने आपको अभी जस्ट बोला कि इस ड्यूरेशन में क्या हुआ वो हम पढ़ेंगे, राइट? इस ड्यूरेशन में क्या हुआ कि छोटे मोटे एम्पर, छोटे ही बोलेंगे बिकॉज इनका कुछ इतना इतना इम्पैक्ट था नहीं उतना उस टाइम पे ईस्ट इंडिया कंपनी में, मतलब जैसा चल रहा था वैसा चला, ऑफ कोर्स इनका अपना ही रोल है हिस्ट्री में, बट लेकिन यहाँ पे नहीं है ना। 1628 से लेकर 1658 तक, यानी कि बीच में ये भी आता है, ये वाला ईयर, ठीक है? इस ईयर में क्या हुआ वो हमने अभी मेंशन कर रखा है, लेकिन इस बीच में क्या हुआ, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 23 फैक्ट्रीज इंडिया में लगा दी थी, राइट? ठीक है, वो शाहजहां का टाइम था जो कि फिफ्थ एम्परर थे, है ना? और सिक्स्थ एम्परर कौन थे? औरंगजेब। औरंगजेब सिक्स्थ एम्परर थे। और उनके टाइम पे क्या हुआ? उनके टाइम पे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी भी अपनी फैक्ट्री सेटअप करने के लिए कहाँ आई थी? इंडिया आई थी। और वो भी अपनी इंडिया में फैक्ट्री सेटअप कर रही थी। किसके टाइम पे? सिक्स्थ एम्परर के टाइम पे, जो कि औरंगजेब थे, राइट? एंड ये जस्ट एक आप कहीं ना कहीं आपके लिए इंफॉर्मेशन है कि उस पीरियड में जब औरंगजेब रूल कर रहे थे 1658 से लेके 1707 तक जब वो रूल कर रहे थे, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम में व्हेन इट वाज टाइम ऑफ 1700 अप्रॉक्स, उस टाइम पे बहुत सारे मेजर चेंजेस हुए। मेजर चेंजेस हुए किससे रिलेटेड? बंगाल से रिलेटेड, राइट? आई होप इतना समझ में आ गया होगा। ये जो दोबारा से रिपीट कर रही हूं मैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। औरंगजेब जो सिक्स एम्परर थे, उनका जो टाइम ड्यूरेशन था वो 1658 था, 1658 टू 1707। सो इन बिटवीन दैट दे हैव दिस 1700। अब 1700 में बहुत सारे मेजर चेंजेस हुए, और जो मेजर चेंजेस थे किससे रिलेटेड थे? बंगाल से रिलेटेड थे। आई होप इतने तक आपको क्लियर हो गया होगा, राइट? सो अब क्या हुआ, लेट्स अंडरस्टैंड फर्दर। इन ड्यूरिंग 70, अब एक और इंफॉर्मेशन है, बंगाल से रिलेटेड मेजर चेंजेस तो हुए उस टाइम पे, बट एट द सेम टाइम ड्यूरिंग 1700 मेजर चेंजेस टुक प्लेस रिलेटेड टू बंगाल। औरंगजेब सेंट मुर्शीद कुली खान, राइट? मुर्शीद कुली खान, it has to be मुर्शीद, just a second, या सो जैसे कि मैंने अभी आपको बोला कि मुर्शीद कुली खान जो थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपॉइंट किया उनको, राइट? उन्होंने किसको अपॉइंट किया? उन्होंने मुर्शिद कुली खान को अपॉइंट किया एज दीवान इन 1700, राइट? तो अब देखते हैं कि उस पॉइंट ऑफ टाइम में जब उनको अपॉइंट किया था, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे बंगाल किस सिचुएशन में था, राइट? ड्यूरिंग दैट टाइम बंगाल, देखो बंगाल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पे, राइट? अब क्यों करता है इंपॉर्टेंट रोल प्ले, वो आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा, राइट? ड्यूरिंग दैट टाइम बंगाल वॉज, अब देखो क्यों मैं आपको बता रही हूँ इस बंगाल के बारे में, क्योंकि बंगाल जिसको आप बंगाल अभी समझ रहे हो ना, वो उस टाइम पे बंगाल नहीं था। बंगाल क्या था? क्लस्टर ऑफ 3-4 स्टेट, बिहार, बांग्लादेश, बांग्लादेश भी बांग्लादेश भी इन्वॉल्व था। बांग्लादेश भी हमारी ही टेरिटरी का हिस्सा था, इंडिया की ही टेरिटरी का हिस्सा था उस पॉइंट ऑफ टाइम में। तो इधर पे इसलिए बांग्लादेश को भी इंक्लूड किया है। वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा, तो कहीं ना कहीं 3-4 स्टेट का क्लस्टर था बंगाल। मतलब अगर मैं बोलूंगी बंगाल के बारे में बात करूंगी, उस समय के बंगाल के बारे में अगर मैं बात करूंगी, तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ बंगाल, वेस्ट बंगाल नहीं है। मेरे कहने का मतलब है बिहार, बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा, राइट? सो
जस्ट अ सेकेंड, यस। तो कहीं ना कहीं उस पॉइंट ऑफ टाइम में क्या था। एंड हाँ, एक और चीज, उस उधर उस टाइम पे जो बंगाल की कैपिटल थी, ढाका थी। ढाका इसलिए थी बिकॉज बांग्लादेश भी उसमें इन्वॉल्व था, राइट। तो इसलिए उनकी कैपिटल कौन सी थी, कैपिटल क्या थी, ढाका, राइट। सो इसीलिए मैंने आपको मैप भी दिखा रखा है यहाँ पे, मैप के थ्रू। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, उड़ीसा भी कवर किया है, बिहार भी कवर किया है, कुछ पार्ट किया है बिहार का कवर, राइट, कवर किया है वेस्ट बंगाल, एंड देन वी ऑल्सो हैव बांग्लादेश, राइट। और इसको अगर आपको फिर भी इस मैप से समझ नहीं आ रहा, ये नवाब ऑफ बंगाल की टेरिटरी थी वैसे तो, राइट। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये, है ना, जिसमें कि ये चारों स्टेट्स इन्वॉल्व है, राइट। सो इस तरीके से अब ये क्यों बताना आपके लिए जरूरी है कि बंगाल उस टाइम पे 3-4 स्टेट का क्लस्टर था, बिकॉज फर्दर अगर आप पढ़ोगे बैटल ऑफ प्लासी तो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि कैसे इवेंट्स धीरे धीरे होते गए और कैसे बैटल ऑफ प्लासी हुई, राइट। तो उसके लिए ये बहुत जरूरी है जानना कि बंगाल अभी का जो एग्जिस्टिंग बंगाल है वो नहीं था, जो क्लस्टर ऑफ 3-4 स्टेट्स है वो था, राइट। सो लेट्स कंटिन्यू दिस, अब इसको थोड़ा सा और आगे पढ़ लेते हैं। 1704 में क्या हुआ फिर, 1704 में मुर्शिद कुली खान, राइट, मुर्शिद कुली खान ट्रांसफर्ड द कैपिटल ऑफ बंगाल फ्रॉम ढाका टू मुर्शिदाबाद। अब यहाँ पे देख लेते हैं मुर्शिदाबाद कहाँ है, ढाका बांग्लादेश, ये है बांग्लादेश, राइट, इधर पे कहीं होगा ढाका, एंड यहाँ पे है मुर्शिदाबाद, राइट। सो ही ट्रांसफर्ड ढाका से मुर्शिदाबाद, राइट, ओके। सो आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। ये कहीं ना कहीं मैं ये दिखाना चाह रही हूँ आपको कि किस तरीके से, मतलब ज्यादा डिफरेंस नहीं था वैसे तो, राइट, बट ये आपको बस मैप आपके रेफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए है, राइट। सो दिस इज हाउ थिंग्स वर लाइक। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब हम ये देखते हैं कि औरंगजेब जब रूल कर रहे थे, औरंगजेब के टाइम पे क्या हुआ, दैट यू नो वेरी वेल, राइट। उनके बाद किसने रूल किया, बहादुर शाह वन, बहादुर शाह वन, उन्होंने रूल किया। एंड देन उनके बाद इमीडिएटली रूल किया किसने, जलंधर शाह ने, राइट। और उसके बाद जलंधर शाह के बाद किसने रूल किया, फारूक यार, राइट। इनको फारूक सियार भी बोलते हैं, अगर आप चेक करोगे इंटरनेट पे, फारूक सियार भी बोलते हैं, राइट। सो फारूक सियार ने रूल किया, वो 9th मुगल किंग थे, ये 8 थे, ये 7 थे, और ये 6 थे, तो इस तरीके से होता रहा। बट फारूक सियार के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए, तो इसलिए हम उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, और उनके बारे में जानना जरूरी है अभी हमें इस पॉइंट ऑफ टाइम में, क्योंकि यही चीज आगे जाके बैटल ऑफ प्लासी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, राइट। तो उन्होंने क्या किया, टैक्स माफ कर दिए बहुत सारे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के, राइट। इंग्लिश ईस्ट, दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बहुत सारे टैक्स वेव ऑफ करना, मतलब माफ कर देना, राइट। उन्होंने बहुत सारे टैक्स को वेव ऑफ कर दिया, और यानी कि टैक्स यानी कि कस्टम ड्यूटीज, राइट, कस्टम ड्यूटीज उन्होंने माफ कर दिया, किसके लिए, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के। और क्या हुआ, और मुर्शिद कुली खान 1717 में, यानी कि इसी ड्यूरेशन में, मतलब जब वो रूल कर रहे थे फारूक सियार, उसी ड्यूरेशन में 1717 1713 से लेके 1719 तक उन्होंने रूल किया, एंड इन बिटवीन दैट कौन सा ईयर आया, 1717। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम में क्या हुआ, मुर्शिद कुली खान जो कि पहले नवाब थे बंगाल के, उनको एक तो उनको अपॉइंट किया गया, फर्स्ट नवाब ऑफ बंगाल करके उनको अपॉइंट किया गया। एंड वो क्या करते थे, अच्छा अब ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसको जल्दी से हटा देती हूँ, एंड देन यू विल अंडरस्टैंड। उन्होंने क्या किया, मुर्शिद कुली खान पहले तो फर्स्ट नवाब ऑफ बंगाल वही थे, 1717 में बने, इंपॉर्टेंट डेट है तो प्लीज इसको याद रखना, राइट। सो वो बहुत इंपॉर्टेंट काम करते थे, वो ये थे कि वो जो टैक्स उनको मिलता था वो मुगल्स के साथ शेयर करते थे, और टैक्स जो उनको मिलता था, क्योंकि वो नवाब ऑफ बंगाल थे तो उनको टैक्स मिलता था लोगों से, राइट। ही यूज्ड टू शेयर वट एवर ही यूज्ड टू गेट फ्रॉम बंगाल, बंगाल की जो, बंगाल से उनको जो टैक्सेस मिलते थे, वो क्या करते थे, क्या करते थे, बंगाल से टैक्सेस नहीं मिलते थे, मतलब बंगाल से टैक्सेस यानी कि ही यूज्ड टू शेयर, ही यूज्ड टू गेट सम टैक्सेस, कस्टम ड्यूटीज, कहीं ना कहीं उन्होंने, जो बंगाल के वहां के जो लोग थे उनसे जो वो वसूली करते थे, वो वसूली उन्होंने किसके साथ शेयर करना शुरू कर दिया, मुगल्स के साथ, ठीक है, राइट। तो वो कहीं ना कहीं
ऑफ कोर्स वो नवाब थे तो उन्होंने बंगाल में मुगल जो थे उनके साथ शेयर करना शुरू किया। एंड अब आफ्टर फारूक यार, राइट, मुगल्स वेंट आउट ऑफ बंगाल, मतलब इनके, जब ये नाइन्थ मुगल किंग थे इनके बाद, यानी कि 1719 के बाद मुगल्स जो थे वो बंगाल से हट गए थे, राइट। ये है औरंगजेब, ये है बहादुर शाह वन, और ये है जलंधर शाह जो कि ऊपर मेंशन किया हुआ है सब, एंड ये है फारूक सियार, राइट। इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो अब मुर्शिद कुली खान ने क्या किया, अब ये धीरे धीरे आप आपको चीज समझ में आने आने लग जाएंगी, राइट, कि किस तरीके से चीजें आगे बढ़ी। और धीरे धीरे करते करते ये स्टार्ट हुआ तो टैक्स से स्टार्ट हुआ, राइट। जितने भी टैक्सेस थे पहले तो ईआईसी के लिए उन्होंने टैक्स माफ कर दिया था, राइट। एंड माफ करने के बाद जो बंगाल की जनता से जो टैक्सेस लेते थे वो मुगल्स के साथ शेयर किया जाता था उसको, राइट। सो इस तरीके से चीजें हुई। मुगल एम्पायर तो बंगाल से बाहर हो ही गया था फारूक सियार के बाद, राइट। लेकिन कहीं ना कहीं एक और इसमें इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देना चाहूंगी कि इन बिटवीन दिस ड्यूरेशन कहीं ना कहीं बंगाल जो था वो इंडिपेंडेंट बन रहा था, मतलब इंडिपेंडेंट बन रहा था धीरे धीरे, कंप्लीटली इंडिपेंडेंट नहीं बना था। धीरे कोई भी चीज धीरे धीरे स्टार्ट होती है, राइट। एकदम से ही कोई इंडिपेंडेंट नहीं बन जाता, राइट। एकदम से ही कोई किसी के डोमिनेशन में भी नहीं आ जाता। डोमिनेशन मतलब जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने तुरंत से थोड़ी ना डोमिनेट किया इंडिया को, उन्होंने धीरे धीरे स्टार्ट किया ट्रेड से। ट्रेड के बाद उन्होंने कहीं ना कहीं इसमें ट्रेड के अलावा पॉलिटिकल पावर भी बन गए वो, ठीक है। पॉलिटिकल पावर के अलावा उन्होंने अपनी आर्मी रखनी स्टार्ट कर दी, राइट। और वैसे अगर तुम देखो कायदे से तो वो ट्रेडिंग कंपनी ही थे, बट उन्होंने सब चीजें स्टार्ट कर दी, सारी एक्टिविटी स्टार्ट कर दी थी। तो कहीं ना कहीं वो अपना पूरा एम्पायर फैलाना चाह रहे थे धीरे धीरे। हर चीज स्लो होती है, मेरे कहने का मतलब ये है। तो ये जो ड्यूरेशन था ये बंगाल के लिए मतलब ऐसा ड्यूरेशन था जब बंगाल, क्योंकि बंगाल तो मुगल्स के अंडर था, लेकिन मुगल्स के अंडर तो था वो, लेकिन एट द सेम टाइम अगर इस ड्यूरेशन की हम बात करें तो इस ड्यूरेशन में मुगल्स की पकड़ हल्की थी, यानी कि बंगाल धीरे धीरे इंडिपेंडेंट हो रहा था, राइट। फाइन। अब एक चीज बहुत ध्यान देने वाली है, मैंने अभी मेंशन तो किया कि 1717 से 1756 के ड्यूरेशन में बंगाल इंडिपेंडेंट बन रहा था, राइट। बट एट द सेम टाइम क्या हुआ, एट द सेम टाइम हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि जो मुर्शिद कुली खान थे, राइट, मुर्शिद कुली खान थे, इस ड्यूरेशन में उनका रेन था, यानी कि वो इस ड्यूरेशन तक रहे, 1727 तक रहे। अपने सम अप जब उनका जब उनकी उनका मतलब किंगशिप, आप ये इसको इस तरीके से मैं बोल सकती हूँ कि इनकी किंगशिप एंड हो गई, यू नो किंगशिप एंड हुई जब उनकी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो कहीं ना कहीं उन्होंने क्या किया कि अपने सन इन लॉ यानी कि दामाद को क्या बनाया, किंग बनाया अपने बाद। मतलब उन्होंने कहीं ना कहीं ऐसा ही होता था मुगल एम्पायर में, राइट। मतलब जहां पे राजा होता है तो वहां पे ऐसा ही होता है कि जो किंग जो नेक्स्ट बनेगा वो उनका बेटा बनेगा, राइट। इस तरीके से होता था। तो उन्होंने कहीं ना कहीं अपने जमाई को किंग बना दिया वहां पे अपने बाद। और उनके सन इन लॉ का नेम क्या था, उनके सन इन लॉ का नेम था, जस्ट अ सेकेंड, सुहाजुद्दीन, सुहाउद्दीन मोहम्मद, राइट, मोहम्मद खान, राइट। सुहाजुद्दीन मोहम्मद खान उनके सन इन लॉ थे, और उन्होंने उनको बोला कि अब आप कंटिन्यू कर सकते हो, राइट। सो आई होप इतने तक आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से उन्होंने अपने सन इन लॉ को ही अपॉइंटेड his son-in-law as king. Who was son-in-law? सुहाजुद्दीन मोहम्मद खान। जब इनका किंगशिप एंड हुआ तो इन्होंने अपना किंगशिप स्टार्ट कर दिया 1727 पे, राइट। 1727 से लेके 1739 तक, राइट। सो उस ड्यूरेशन में क्या हुआ, इस ड्यूरेशन में क्या हुआ, इस ड्यूरेशन में उनकी ही आर्मी में एक बहुत ओबीडियंट सोल्जर था जिसका नाम था अली वर्दी खान, राइट। उनका नाम था अली वर्दी खान, जो कि बाद में उनकी आर्मी के जनरल भी बने 1728 में, यानी कि इसी दौरान वो आर्मी के जनरल भी बने। और 1733 में
उनको डेप्यूटी सूबेदार ऑफ बिहार भी बनाया गया, राइट? नाउ लेट्स अंडरस्टैंड, ये थोड़ा-सा अटपटी सी बात है, बट फ़ौज उस टाइम पे थोड़ा अलग लेवल पे चलती थी। यानी कि अभी जैसा चल रहा है वो उस टाइम पे नहीं चलता था। मुगल्स की आर्मी में ऐसा नहीं चलता था, यानी कि कहने का मतलब ये है, राइट? सो सरफराज खान जो थे, वो कौन थे? अब आप बोलोगे ये कौन नया आया? राइट? सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस फर्दर। सरफराज खान जो थे वो बेटे थे किसके? सुहाजुद्दीन मोहम्मद खान के बेटे थे, जिन्होंने रूल किया 1739 से लेके 1740 तक। देखो, जब उनके फादर का किंगशिप एंड हुआ 1739 पे, तब उन्होंने शुरू किया ना। आप देख सकते हो, डेट मैच कर सकते हो, ये ईयर, राइट? 1739 पे उन्होंने स्टार्ट किया टिल 1740, 1739 से लेके 1740 तक हुआ। ठीक, ठीक है, तो इस ड्यूरेशन में हुआ। एंड इन 1740 द बैटल ऑफ गिरजा, 1740 बैटल ऑफ गिरजा हुई। अब बैटल ऑफ गिरजा में क्या हुआ, अब ये भी धीरे धीरे समझेंगे, ये आपको थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा है, बट मैं आपको एक छोटा सा चार्ट यहाँ पे बना के देती हूँ, जिससे आपको जो लिखे हुए जो नोट्स हैं वो और अच्छे से समझ में आएंगे। तो अगर हम सुहाजुद्दीन की बात करें, मैं यहाँ पे बहुत शॉर्ट में लिखूंगी, प्लीज इसको समझ लेना। मोहम्मद खान, तो इनके जो बेटे थे वो, इनके इनके राज्य में एक बहुत अच्छा सोल्जर था, वो थे अली वर्दी खान। ठीक है, बहुत ओबीडियंट सोल्जर थे, तो इसलिए वो जनरल भी बने। जनरल बनने के बाद वो फिर डेप्यूटी सूबेदार भी बने ऑफ बिहार, ओके, राइट? एंड देन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जस्ट अ सेकेंड, सरफराज खान बने। सरफराज खान कौन थे? ही वॉज सन ऑफ, मतलब कहीं ना कहीं सुहाजुद्दीन ने ये किया कि जो बहुत ओबीडियंट सोल्जर थे उनके, अली वर्दी खान, उनको जनरल भी बनाया, डेप्यूटी सूबेदार भी बनाया, बट किंग नहीं बनाया, ऑफ कोर्स, राइट? क्योंकि ऑफ कोर्स किंग उनको किसे बनाना था? अपने बेटे को बनाना था, सरफराज खान को, राइट? ठीक, जो अभी हमने डिस्कस किया। बट लेकिन क्या हुआ कि उन्होंने कहीं ना कहीं 1740 में, 1740 में, आप सोचोगे कि सरफराज खान 1739 से 1740 एक ही साल उन्होंने रूल किया, एंड दैट्स एब्सोल्युटली ट्रू, एक ही साल रूल किया, क्योंकि उनको रूल कवर करने दिया नहीं गया।